मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। तो ये मूक माटी जो शास्त्र जी हमने अब लिया है वो एक महाकाव्य है ना। इसमें जो एक आध्यात्मिक संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने अपने हृदय के उद्गार जिन्हें कहते हैं ना, अपने दिल को खोल कर रखा है। उनकी एक माटी के रूप में, मूक माटी, मूक मतलब साइलेंट है ना, और माटी इज सॉइल, सबको मालूम है। तो साइलेंट सॉइल, माटी जिसको कि हम बहुत मतलब निग्लेक्ट करते हैं। हम चलते फिरते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा कभी ध्यान नहीं जाता मिट्टी की तरफ, जमीन की तरफ, है ना। माटी इज ऑलवेज देयर, लेकिन शायद ही कोई उसको आधार बनाकर, उसको एक सेंटर पॉइंट बनाकर उस पे एक पूरा एक महाकाव्य लिखने की सोचता हो। लेकिन आचार्य श्री ने ऐसा किया, उसके पीछे उनका बहुत गहरा चिंतन रहा, है ना। उन्होंने माटी को जोड़ा किससे, कंपेयर किया या उसको बराबर में रखा एक ऐसी सोल को जो पाप में फंसी है ना। उसमें उन्होंने सबको रखा, अपन सब भी जो हैं पाप में गिरे हैं, ठीक। और हम सब जो हैं कहीं ना कहीं जो भी उठना चाहता है, तो वो उठने की जो स्टोरी है उसके पीछे, राइट। एक माटी भी पाप में कब है, जब तक कि वो पैरों से रौंदी जा रही है, राइट। वही माटी का अगर कलश बन जाए तो उसको उसी पंच कल्याणक आदि जैसे प्रोग्राम जो होते हैं या भगवान का अभिषेक होता है, तो उसी कलश से हम अभिषेक या बहुत अच्छे कामों के लिए उसको यूज करते हैं, तो वो वहां पर उसकी माटी की सार्थकता हो जाती है, ठीक। ऐसे ही जब हमें ये जीवन मिला तो हमारी सार्थकता क्या है, उसकी एक कहानी है ना। तो उसको एक कहानी के रूप में देने से बहुत डीप कहीं ना कहीं हमें बातें जो हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड समझ में आती चली जाएंगी। तो इसको आध्यात्म अंदर तक उतारने की कोशिश करिएगा, और जो माटी है उसकी जगह अपने को रखना है, ठीक है। तब जाके हम उस आध्यात्म को पूरी तरह से छू पाएंगे। हमारे हार्ट के जो कहते हैं ना, हार्ट सेंटर खुलना चाहिए, हमारे अंदर वो कंपैशन होना चाहिए। हम भी अपने को एक माटी की तरह उसकी जो तकलीफ है उसको फील कर पाए, ठीक है ना। तो इतना सॉफ्टनेस के साथ चलेगा ये काव्य जो है, और बहुत ज्यादा इसमें लर्निंग है। बाकी जगह तो जो शास्त्र जी होते हैं उनमें सिद्धांत होते हैं, या आध्यात्म ग्रंथ तो हमने अभी तक उठाया ही नहीं है। हम तो सिर्फ जो बेसिक्स ऑफ जैनिज्म है वो ही पढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो ये पहला होगा जिसमें कि हम थोड़ा सा आध्यात्म को भी देखेंगे, ठीक है। आध्यात्म बेसिकली क्या है, अपने आप को पहचानने का एक तरीका है, नॉलेज है, ठीक है। आध्यात्म, आत्म को जानना ही आध्यात्म, ठीक है। तो हम अपने को पहचाने, हम आज कहाँ हैं, हमें जाना कहाँ है, कौन हमारा साथ देगा उस जाने में, कौन हमें सही रास्ता दिखा पाएगा, है ना। जैसे माटी है, माटी जमीन में पड़ी है, उसको कुछ नहीं मालूम कैसे आगे बढ़ना, है ना। उसको कौन आगे लेके जाएगा, तो उसकी भी एक कहानी है, कैसे उसको गाइडेंस मिलती है, कैसे कोई उसको एक शेप देता है, उसको किस किस प्रक्रिया से कैसे कैसे तपाया जाता है। ऐसे ही हम भी क्या अपने
उत्थान के लिए, अपने को ऊपर उठाने के लिए, तपने के लिए रेडी हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हम इसमें, इस कहानी में, कहानी के थ्रू, माटी की कहानी के थ्रू देखते चलेंगे। ठीक है। तो ये आचार्य श्री ने जब वो अपने अर्ली 30s में थे तब लिखा था, और उनको ये पूरा करने में आप देख सकते हैं 500 पेजेस का, 500 से भी ज्यादा पेजेस हैं इसमें, तो इट्स अ ह्यूज काव्य। इस पे बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, लोग इस पे पीएचडी करते हैं, है ना? क्योंकि हर एक जो भी पढ़ता है इसको अपने नजरिए से पढ़ सकता है, राइट? क्योंकि ये अध्यात्म है, इसमें अध्यात्म का यही बेनिफिट है कि सब अपने अपने लेवल से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका ये मतलब हो सकता है, ये मतलब भी निकलता है, ऐसा। ठीक है। तो उन्हीं की बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत उत्कृष्ट आध्यात्मिक संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। तो उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो कुछ डीप डेप्थ होगी उसमें, है ना? टाइम पास के लिए तो लिखा नहीं है। इन्होंने इतने मन से, इतनी उनकी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी हमें कि एक आध्यात्मिक संत भी इस तरह की बातें नोटिस करता है। ठीक है ना? वो चीज भी हमें जानने मिलेगी कि एक मुनि का जीवन जो है सिर्फ एक, ऐसा नहीं समझिए कि वो अपने हर टाइम अपने ही मतलब किस तरह की सोच रखता है वो, तो वो भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर जानने मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मूक माटी महाकाव्य। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई, और इधर नीचे नीरी नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? सबसे स्टार्टिंग किससे करी है? एक बहुत ही सुंदर सा नेचर को हमारी आंखों के आगे विजुअलाइज किया जा रहा है। ठीक है। हम, अब आचार्य श्री तो लिख रहे हैं ना इसको, लेकिन लिखना भी तभी पॉसिबल है जब उन्होंने उसको दिमाग में, ब्रेन में कहीं ना कहीं उनके वो पिक्चर बन रही है। ठीक है। तो वो बनी हुई पिक्चर को बस लिखते चले जा रहे हैं। तो क्या लिखा उन्होंने? सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। तो आकाश जो है, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि आकाश है बिल्कुल शून्य, मतलब अनंत दिखाई दे रहा है, उसका कोई और छोर नहीं है, और नीला दिख रहा है, नीलिमा बिछ रही है, जैसे पूरे में जैसे चादर बिछा दी हो नीली, ऐसा। और इधर नीचे, नीचे मतलब ये तो आकाश की बात हो गई, नीला आकाश है, और नीचे क्या है? नीरी नीरवता, बिल्कुल सन्नाटा, एकदम शांत, है ना? ऐसा एटमॉस्फियर उन्होंने विजुअलाइज किया। निशा का अवसान हो रहा है। अवसान होता है खत्म होना। ठीक है। किसी के मरण को दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं तो अवसान हो गया, है ना? तो उनका एंड हो गया, ऐसा। तो निशा का अवसान हो रहा है मतलब रात्रि, निशा मतलब रात का, अवसान यानी रात्रि अब खत्म हो रही है। उषा का अब आन हो रहा है। उषा मतलब मॉर्निंग का टाइम। ठीक है। मॉर्निंग जो है वो अब बढ़ रही है, आन शान बोलते हैं ना, तो उसमें समृद्धि हो रही है। ठीक। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मार्दव गोद में, मुख पर आंचल लेकर करवटे ले रहा है। भानु मतलब सूर्य। ठीक। तो सूरज जो है, अब ये कवि की नजरों से अपन देख रहे हैं। कवि क्या कहता है कि सूरज जो था, सूरज नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी नींद खुल तो गई, लेकिन वो अभी भी लेटा हुआ है। ठीक है। अभी उसका उठने का मूड नहीं है ना? सुबह सुबह का टाइम होता है ना जैसे, तो और ज्यादा आलस सा आने लगता है, वैसा। तो वो जो भानु है, उसकी नींद खुल तो गई, लेकिन वह अभी लेटा है। तो यहाँ पर कवि की अगेन कल्पना है सूरज को एक पर्सन की तरह से बताने की। माँ की मार्दव गोद में, मुख पर आंचल लेकर करवटे ले रहा। ठीक। माँ कौन? यहाँ पर पश्चिम पूरब दिशा। ठीक है। जहां से वो निकलता है, तो उस दिशा को क्या कहा? माँ कहा। माँ की गोद में जैसे बच्चा है अपना मुंह ढककर, और उल्टा बल्कि उठ नहीं रहा है और करवटे ले रहा है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में वो उस समय पर है। प्राची के अधरों पर मंद मधुरिम मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है, और सिंदूरी धूल उड़ती सी
रंगीन राग की आभा, भाई है भाई। ठीक, तो यहाँ पर जो आचार्य श्री के जो वर्ड्स रहेंगे ना, वो बहुत मैजिकल रहेंगे। एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से एक ही लाइन में यूज कर देना, ये एक बहुत बड़ी कला है ना। भाई है भाई, भाई जिसे हम कहते हैं ना, भाई क्या बात है, भाई क्या हुआ। और एक है मुझे बहुत भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। तो इस तरह से यूज करना भी एक बहुत अच्छा एक कवि ही कर सकता है। प्राची, प्राची मतलब पूरब दिशा। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है। ठीक है, उसको क्या बोला अभी यहाँ पर, माँ बोला, है ना। तो उस माँ के अधर होते हैं होठ, है ना। तो होठों पर मुस्कान है, वो देख रही है किसको, अपने गोद में पड़े हुए सूर्य को। ठीक, कि वो उठना नहीं चाह रहा है। और पल्ला उसके सूरज ने अपने मुंह पे डाल लिया, सिर पर पल्ला नहीं है ना। और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा। एक तो जो कलरफुल होता है, हमेशा राग ही कलरफुल होता है। जो वीतरागता है वो सफेद बिल्कुल, है ना, उस पे कोई रंग नहीं है, कोई राग नहीं। तो ऐसे ही उस जो उस समय उस प्राची मतलब उस माँ के मांग का जो सिंदूर है, ऐसा लग रहा है जैसे वो सारे में उड़ गया हो। क्योंकि अभी आप सबको मालूम ही होगा ना कि जब सूरज निकलने से पहले थोड़ा थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा होता है, तब जाके वो सूरज जब ऊपर आता है तब पीलापन आता है उसमें, राइट। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं जब सूरज पूरी तरह से निकला नहीं है। ठीक है ना। तो सारे में ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि उस माँ के सिर पर पल्ला नहीं है, तो उसका सिंदूर सारे में उड़ गया। ठीक, तो ऐसा लगता है रंगीन राग की आभा, क्योंकि सिंदूरी रंग क्या है, एक तरह से राग को बता रहा है। तो वो जो आभा है, वो जो कलरफुलनेस है, वो अच्छी लग रही है। सुबह सुबह की वो जो सिंदूरी रंग की आभा है, वो अच्छी लग रही है ना। लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी, प्रभाकर के कर छुअन से बचना चाहती है वह। अपनी पराग को सराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। फिर क्या कहा, तो क्या होता है सुबह के टाइम पर ही, ये अगेन कवि की विजुअलाइजेशन है, राइट। तो उन्होंने क्या विजुअलाइज किया कि जो कुमुदनी होती है ना, कुमुदनी होती है छोटी कमल, छोटे छोटे कमल होते हैं, उनको कुमुदनी कहते हैं, जो सिर्फ रात में खिलते हैं। ठीक है। और जो कमल होते हैं, नॉर्मल कमल होते हैं, वो दिन में खुलते हैं। वो सूरज का जैसे ही प्रकाश पड़ता है उनके ऊपर, पहली किरण से ही खुलना शुरू हो जाते हैं। और कुमुदनी जो है, वो पूरा दिन भर तो बंद रहती है, लेकिन रात में खुलती है। ठीक है। अब हमने क्या देखा था यहाँ पर, निशा का अवसान हो रहा है, तो रात खत्म हो रही है। रात खत्म हो रही है तो फिर कुमुदनी भी जाने वाली है, बंद होने वाली है। तो उसको कह रहे हैं लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी। ठीक, उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो कमलिनी कुमुदनी जो है, वो अपने आप में बंद सी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको लज्जा आ रही है घूंघट में। जैसे एक स्त्री को विजुअलाइज कर सकते हैं कि घूंघट में वो लज्जा में डूबी चली जा रही है, किससे, प्रभाकर के कर छुअन से। प्रभाकर मतलब सूर्य, है ना। उसके कर छुअन से ऐसे लग रहा है जैसे सूरज कहीं उसको छू ना ले, है ना। उससे वो कुमुदनी अपने आप को बचा रही है, छुपा रही है। ठीक, बचना चाहती है वह प्रभाकर के हाथों के छुअन से, मतलब टच से। अपनी पराग को, अपने जो उसके ऊपर वो लगे रहते हैं ना पुलिंगे से, राइट। सराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है, जो उसकी जब वो खुलती है तो सुंदर लगती है, राइट। अब वो क्या कर रही है, अपनी उस सुंदर लगने वाली मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है, बंद हो रही है ना, क्योंकि वापिस से पंखुड़ियों से वो अपनी जो सराग मुद्रा है उसको वापिस से कवर कर ले रही है पंखुड़ियों से। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, ये स्पीड ज्यादा तो नहीं है। नहीं, नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। ओके, थैंक यू। लो इधर, अध खुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर।
ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा कि जो, सॉरी, लो इधर अध खुली कमलिनी। तो अभी सुबह का टाइम, सूरज पूरी तरह से आया नहीं है ना, और अभी सूरज नहीं आया तो कमल भी पूरी तरह से नहीं खुले। तो अध खुले कमल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डूबते चांद की चांदनी को नहीं देखते। ठीक है, तो कमलिनी का क्या कह रहे हैं कि उसको ऐसे विजुअलाइज किया है कि जैसे चांद की चांदनी, चांदनी सबको अच्छी लगती है ना, तो चांदनी अच्छे सेंस में यूज होती है, चांदनी को सब पसंद करते हैं, चांद की चांदनी को सब देखना चाहते हैं, राइट। लेकिन कमलिनी क्या है, अभी अपने आप को पूरा नहीं खोल रही है, वो अपनी आंखें खोलकर चांदनी को भी नहीं देखना चाहती। तो इसका क्या मतलब, एक तरह से कह रहे हैं कि ईर्ष्या है उसको, उसको चांदनी के साथ ईर्ष्या है, इसलिए वो अपनी आंखें खोलकर भी उसकी तरफ नहीं देखना चाहती। ठीक, तो क्या सबके वश की बात नहीं है, स्पेशली स्त्री पर्याय। चांदनी भी स्त्री पर्याय बताई और कमलिनी भी स्त्री पर्याय, राइट। सो स्त्री पर्याय में ये एक बहुत नेचुरल सी चीज है, मतलब कि मस्ट हैव टाइप की सिचुएशन बनती है, जिसमें कि जो विमेन्स हैं उनमें ईर्ष्या एक बहुत बहुत स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कह रहे कि मेंस में होती ही नहीं है, यहाँ पर कवि का ये पर्याय आशय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उनका कहना यह है कि स्त्री पर्याय में ये एक अनहोनी सी घटना होगी अगर किसी स्त्री को ईर्ष्या ना हो, स्पेशली दूसरी स्त्री से। ठीक है, तो ये चीज भी हमें समझने की है कि आचार्य इस चीज को लिख रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस किया है ना, वो कोई गलत चीज तो लिखेंगे नहीं, राइट। तो उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस किया है कि स्त्री पर्याय में ईर्ष्या होना, ईर्ष्या का नहीं होना या ईर्ष्या पर विजय पा सकना एक अनहोनी सी घटना है। ठीक, फिर आगे क्या विजुअल करते हैं, क्या कवि क्या सोच रहे हैं, अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब, छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही, कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख न ले इस शंका से। ठीक है, तो ये उस समय का अम, सोच है जब स्त्री अपने पति के पीछे पीछे चल के ही अपने आप को सेफ समझती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अबला बालाएं सब, जितनी भी अबला, अबला मतलब पावरलेस, है ना, अबला, बालाएं सब, तरला, तरला मतलब सरल परिणाम वाली, तरला सरल, ताराएं अब, बहुत सीधी सादी सी, शक्तिहीन जिसे कहते हैं ना, ऐसी ताराएं, ताराएं भी स्त्रीलिंग में यूज किया, तारा होते हैं ना, तारा मंडल या तारे जितने भी दिखते हैं तो उनको भी एज अ स्त्री, और छाया की भांति, बिल्कुल शैडो की तरह अपने पतिदेव के, पतिदेव कौन, उसका चंद्रमा, उसके पीछे पीछे, ऐसे लग रहा है जैसे उसके पीछे पीछे बस छुपी जा रही हूँ, कहीं दूर। किससे, किससे छुप रही हैं, दिवाकर उन्हें देख ना ले, दिवाकर मतलब सूर्य, है ना, तो सूर्य कहीं उन्हें देख ना ले। इन रियलिटी ऐसा ही देखने में आता है, जहां सूरज उदय हुआ और चांद भी चला जाता है और तारे भी दिखने बंद हो जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कवि ने उसको इतने सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है कि ताराएं जो हैं, क्योंकि सबकी सब अबला ताराएं, तरला ताराएं हैं, वो छाया की भांति इतनी सीधी हैं, अपने पतिदेव के पीछे पीछे जा छुपी। ठीक, और किससे, दिवाकर उन्हें देख न ले इस शंका से। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। तो अब वापिस से प्रकृति के सौंदर्य पर आ गए। अभी तक सब आकाश की चर्चा चल रही थी, राइट, वहां पर ताराएं हैं, वहां पर चंद्रमा है, वहां पर चांदनी है, राइट, सूरज अपने
पूर्व दिशा के आंचल में सो रहा है, उठने का उसका भी मन नहीं है। यहाँ तक के देखा था। तो अब और बाकी इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, तो कह रहे हैं मंद मंद सुगंध पवन, हल्की हल्की खुशबूदार पवन बह रही है। ऐसा सुंदर नेचर का जो कह लीजिए ब्लेसिंग्स है वहां पर, ऐसी फीलिंग में आ रही है। ठीक, बहना ही जीवन है। बहना ही जीवन है मतलब चेंज ही जीवन है। हर तरफ चेंज जरूरी है। दिन से रात होती है तो रात से फिर दिन होता ही है। कोई भी दिन आज तक का अनंत काल हमने देखा, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन सुबह ना हुई हो या दिन ना हुआ हो। ठीक है ना। जिस दिन कुमुदनी ना मुरझाई हो रात के बाद, और कमलिनी ना खिली हो सुबह। ठीक है ना। तो सब कुछ होता चला जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, पवन जो है, हवा जो है, बहते बहते क्या कह रही है कि बहना ही जीवन है। तो ये चीज हमें भी अपनी लाइफ में देखकर चलना है कि हम ये नहीं माने कि अभी जो है बस ऐसा ही बना रहे। ठीक है ना। जो हवा है उससे ये सीखना चाहिए कि बहना ही जीवन है, चेंज ही जीवन है। ठीक। क्या कह रहा है बहते बहते, लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है छोर छोर तक चारों ओर। तो क्या कह रहा है वो पवन, बहते बहते बता रहा है कि ये जो समय है, ये संधि का समय है। संधि मतलब मिलना। ठीक है। अब यहाँ पर किसका मिलना हो रहा है, एक रात्रि जा रही है और सुबह आ रही है। राइट। तो ये क्या हो गया, एक संधि काल। जब दो समय मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संधि काल। महक उठी सुगंधी है छोर छोर तक चारों ओर। ठीक है। सब तरफ एक सुगंध सी फैल रखी है। सुबह सुबह का प्राकृतिक वातावरण है, जैसा भी उन्होंने एज्यूम किया है, विजुअलाइज किया, आगे पता चलेगा। वहां पर एक नदी भी बह रही है, नदी के तट पर जो माटी है वो भी है वहां पर, है ना। तो बहुत बहुत सुंदर, जिसे कहते हैं ना, एक सीरीन सा एटमोस्फियर। और सुबह सुबह का टाइम है तो संधि काल में उस समय चारों तरफ सुगंधी छाई हुई है। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि में। मतलब कि ऐसी संधि काल ही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। श्रेयसी मतलब दी बेस्ट। ठीक है। अच्छा होना। क्यों अच्छा होगा वो बताएंगे अभी। मेरे लिए सबसे अच्छा ये समय, संधि काल का समय सबसे उत्कृष्ट कल्याणकारी है ना। तो उस समय क्यों कल्याणकारी है, तो वो थोड़ा सा आगे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ना निशाकर है ना निशा, ना दिवाकर है ना दिवा, अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर नासा पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उसके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भी संधि वह। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ना निशाकर है ना निशा। निशा मतलब अगेन अंधेरा, रात्रि, है ना। और ना निशाकर, निशाकर होता है चंद्रमा। ठीक है। ना दिवाकर है ना दिवा, दिन, दिवा मतलब दिन, और दिवाकर मतलब सूर्य। तो ऐसा समय है वो जिस समय ना तो रात है ना दिन है, सारी दिशाएं भी अंधी हैं। का मतलब क्या है कि कोई भी दिशा का आइडिया नहीं लग रहा है। क्योंकि हम आइडिया किससे लगाते हैं, पूरब दिशा का पता चलता है सबसे पहले हम सूर्य की तरफ देखते हैं। अगर वहां सूरज ही ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी दिशा है। तो अभी दिशाएं भी अंधी हैं। ठीक। पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। मतलब कि जो माटी अभी वार्तालाप करने वाली है, ठीक है, माटी अपनी माँ धरती माँ से जो वार्ता करने वाली है, उसकी खबर किसी को नहीं मिल सकती। राइट। वो इतना गोपनीय समय है एक तरह से। वो अपने अंदर जाने का समय है। ठीक है। अपने मन की जो भी वार्ता कहना चाहते हैं उस समय अपने सबसे जिसे कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त का समय ना, अपने डीपर लेवल तक अगर जाना हो तो वो टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है। दुर्भी संधि वे, दुर्भी मतलब सबसे
बेस्ट, जिसमें बहुत अच्छी सुगंध आए, वो चीज अच्छी मानी जाती है, राइट। तो ऐसी ही संधि काल जिसमें बहुत मंद मंद हवा और खूब खुशबूदार माहौल जिसे कहते हैं, वो हो रहा है, जिसमें अगर हम अपने को वहां रख कर देखें तो हमारे लिए वो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है, उस समय हम अपने आप से बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। ठीक है। वो एक तरह से कहा जाता है बड़ा रहस्यमय समय होता है। ठीक है। तो इसी तरह से जो कवि है, उन्होंने उस समय की चर्चा करी है, उस टाइम की चर्चा करी कि उस टाइम पर माटी जो है अपने मन के उद्गार धरती माँ के सामने रखेगी। ठीक। और इधर सामने सरिता जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को कारण, पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। ठीक। तो अब कवि की नजर गई है सामने की ओर, सरिता, सरिता मतलब नदी, राइट, जो सरपट सरक रही है। सरपट, सरपट मतलब कंटिन्यू, राइट, एकदम बस तेजी से बह रही है, सरक रही है मतलब बह रही है। और उसका लक्ष्य क्या है? सागर की ओर, अपार सागर की ओर। ठीक। और एक नदी जो है वो सागर की ओर ही बहती है। जितनी भी नदियां हैं, सबका लक्ष्य एकमात्र सागर में बह जाना, सागर में मिल जाना, है ना। अपना अस्तित्व वो खत्म करने को रेडी रहती है, राइट। उसमें मिलने के बाद कोई नहीं कहता ये मल्टीपल रिवर्स हैं, राइट, सब उसे एक नया नाम दे देते हैं, सागर। तो वहां पर जाकर नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो पथ पर चलता है पथिक, कैसे पथ पर? सत पथ पर। जो सही रास्ते पर पथिक चलता है, उसको भी ये भान नहीं रहता कि वो मतलब किस गति से बस चले चला जा रहा है, वो मुड़कर नहीं देखता, पीछे की ओर नहीं देखता, बस आगे को फोकस करके, बिल्कुल, है ना, तन से भी और मन से भी। तो यहाँ पर उस नदी को एक पथिक के साथ, जो कि सही रास्ते पर चलने वाला पथिक है, उसके साथ कंपेयर किया। जैसे वो पथिक जो सही मार्ग पर चल रहा है, मुड़कर नहीं देखता, उसे कोई डाउट नहीं है कि उसको रास्ता सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, रुकूं किसी से पूछूं, कोई मतलब नहीं, बस चला चला जा रहा है। ऐसे ही वो नदी को किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैं इधर से बह सकती हूँ कि नहीं, बस वो बहती जाती है। ठीक है ना। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। अब यहाँ से जो बहुत मार्मिक कॉन्वर्सेशन शुरू होगी, है ना। और इस माटी को, माटी की जगह पर हमें अपने आप को रखकर देखना है। ठीक है। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता, सरिता तट की माटी, माटी की बात करें। हाँ पूर्णिमा जी, आपने हाथ रेज किया। ये मतलब मैंने शायद थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। ये मतलब किस चीज़ के हिसाब से बता रहे हैं? ये पोएट्री बस है? ये पोएट्री है, यस। ये ओके, पोएट्री है, पोएट्री में ही हम कहानी पढ़ रहे हैं, एक मिट्टी अच्छा। की कहानी, माटी की कहानी, हाँ, वो तो नाम है हम है ना, मूक। वो हाँ, माटी। तो अब कैसी है वो माटी, क्या बता रहे हैं? तो वो सरपट नदी तो बह रही है, उस नदी हुँ, के तट की, सरिता तट की माटी, है ना। तो उस हुँ, नदी के तट की जो माटी है, कैसी है वो? संकोचशीला। संकोचशीला मतलब जिसको कि बहुत सकुचाई सी, शीलवती, है ना, लाजवती लावण्यवती, एक ऐसी स्त्री की, यहाँ पर एक उसको एडजेक्टिव्स दिए हैं। अच्छा, स्त्री को लेके करा है, दे रहे हैं हाँ, सब चीज़। उस माटी को स्त्री का रूप दिया है। हुँ, शर्मीली सी, है ना, हुँ, लाजवती, लावण्यवती, जो बहुत मतलब अम, लावण्य, क्या कहेंगे, लावण्य होता है उसका शर्माना एक तरह से, है ना। तो ऐसी वो माटी अब खूबसूरत, नहीं, खूबसूरत नहीं उसकी होगा, खूबसूरत, खूबसूरत। लावण्य, लावण्यवती मतलब खूबसूरत है बहुत। हाँ, लाज खूबसूरत कह लीजिए, या जो बहुत अट्रैक्टिव, हाँ कह दीजिए जैसे खूबसूरत। बोलते हैं जिसके फेस पे बहुत पानी है। ठीक है, जस्ट ठीक है। तो ठीक है। तो वैसी वो माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। ठीक है।
ओके, तो थैंक यू। अपने मन के हार्ट के जो भी उसके अंदर है वो बोलना चाहती है माँ धरती। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दी बीच में। नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, क्या कहती है वो? स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। ठीक है, तो अब वो जो संकुचित माटी है, संकोचवती लाजवती माटी, किसी तरह से अपने हिम्मत करके माँ धरती से बोलती है कि मैं स्वयं पतिता हूँ। पतिता मतलब जिसने पाप किए हो, जो गिरा हुआ हो, है ना, वह पतिता। ठीक, तो मैं पीड़ित हूँ, मैं खुद गिरी हुई हूँ और पातिता हूँ औरों से, और दूसरों के द्वारा भी मैं हमेशा सताई जाती हूँ। कैसे? कि अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। ठीक है, जो और कितने ही कैसे भी लोग मेरे ऊपर से पैर रखकर जाते हैं। ठीक है, पद दलिता, पद से दलित मतलब पैरों से कुचली जाती हूँ, है ना। तो एक माटी के मन में तकलीफ हो रही है उस चीज से, और उसको खुद भी रियलाइज हो रहा है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, दूसरों के द्वारा पद दलित हो रही हूँ, तो उसमें मेरा खुद का भी दोष है। स्वयं पतिता हूँ, मैं खुद अपनी इस पीड़ा का कारण हूँ। ठीक, सुख मुक्ता हूँ, सुख नहीं है मेरे पास। दुख युक्ता हूँ, दुख से सहित हूँ, दुख भरा है मेरे अंदर। तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ, मतलब मैं सबके द्वारा तिरस्कृत और छोड़ दी गई हूँ, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। तो अब आपको फील आ रही होगी ना कि किस तरह की एक स्त्री की कहानी कह लीजिए, जो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, और दुख भी उस लेवल का है कि जैसे सबने उसको छोड़ दिया, जब भी यूज किया तो मिस यूज किया, है ना, अपना काम निकाला और चलते बने टाइप्स, है ना। तो सिर्फ दुख ही दुख है उसकी लाइफ में। तिरस्कृत त्यक्ता हूं मां, इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। इसकी पीड़ा मतलब अपनी पीड़ा की बात कर रही है। अपनी मेरी जो ये पीड़ा है, ये बताने लायक नहीं है, इतनी ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं और किसको बताऊं। व्यक्त किसके सम्मुख करूं, किसके सामने इसको बताऊं। क्रमहीना हूं, क्रमहीना, क्रम यहाँ पर पैरों से, मेरे पास पैर नहीं है ना, तो क्रमहीना हूं। पराक्रम से रीता, रीता है इसकी भाग्य रेखा। पराक्रम से रीता मतलब मेरे में जो है एफर्ट्स जिसे कहते हैं ना, पराक्रम, है ना, उससे मैं रहित हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने आप को बिल्कुल बेचारा जो समझता है ना, जो तकलीफ तो देख रहा है, तकलीफ महसूस भी कर रहा है, लेकिन क्या करना है वो नहीं पता, तो पराक्रम से रहित हूं। विपरीता है इसकी भाग्य रेखा, जो मेरा भाग्य है वह भी मेरा साथ नहीं दे रहा। ठीक, यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे, कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। मतलब ये कि जो उसको पीड़ा हो रही है, लोगों के पैरों के तले कुचले जाने की, जो तिरस्कृत होने की, है ना, त्यक्त होने की, छोड़ दी जाने की, मिसयूज होने की, ये सारी क्या है? ये पीड़ाएं हैं। ये किसी के जीवन में अगर है तो उससे पूछकर कभी देखिए उसका जीवन कैसा फील होता है, मतलब जीने का मन नहीं करता। इस तरह की ये व्यथा है ना। कितनी तरह की वेदनाएं, और कितनी, वो अब परेशान हो गई है अपनी तकलीफों से, कि अब और कितना मुझे ये झेलना होगा और कब तक, है ना। हमेशा ऐसी होता है ना, दुख के समय जब आता है तो ऐसा लगता है अभी कितना समय और है, और कितनी तरह के दुख और आने हैं, है ना, कि इनफ नहीं हो गया है क्या। तो इनका छोर है या नहीं, इन वेदनाओं का कोई छोर है या नहीं। छोर मतलब एंड, है ना, एंडिंग होगी कि नहीं। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही हूँ, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही। ठीक, अभी और उसकी व्यथा जो है
और ज्यादा कवि जो है उसकी व्यथा को महसूस कर कर बता रहे हैं क्या, कि वो माटी क्या है, श्वास श्वास पर जैसे सांस भी ले रही है, तो ऐसे जैसे दुख की घूंट अंदर ही अंदर पिए चली जा रही है। आर्त घुली घूंट, आर्त घुली आर्त मतलब दुख, दुख से जैसे होता है ना, रोना छूट रहा है तो नाक भी बंद होने लगती है, राइट? सभी ने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा। तो अंदर ही अंदर उसको पीती चली जा रही है, ठीक है। और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो। अब उसके अंदर कंपैशन भी है, उसको लग रहा है कि मेरे को इतना दुखी देखकर दूसरे को दुख ना हो, इसलिए मुख पर घूंघट लाती हूँ और उस घूंघट में घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, दुख का घूंट जो है पीती ही जा रही हूँ। और जो मैं जीवन कह रही हूँ जिसे, वो सिर्फ कहने को जीती ही जा रही हूँ, ठीक है। कि इतना दुख है अंदर ही अंदर, ऐसा लगता है जैसे बस जीवन जीने का नाम है, उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बस सांस ले रहे हो, सांस चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, एक एक सांस भी उसकी मुश्किल से उसको चल पा रही है। पूछती है अपनी माँ से, इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो माँ इसे। तो पर्याय की इति कब होगी, पर्याय मतलब जो मैं आज हूं, है ना, वो कब एंड होगा। ऐसे ही होता है ना कि वैसे तो कहना मुश्किल ही है, लेकिन जब कोई पर्सन अपनी जीवन को खत्म करने की बात सोचता है, तो उसके अंदर यही चीज आ रही होती है कि ये बस अब और नहीं दुख सहन हो रहा, ये कब खत्म होगा, ये शरीर ही खत्म कर दिया जाए तभी जाके इसकी खत्म हुआ, है ना। इस काया की च्युति कब होगी, मतलब इस काया से कब छुटकारा मिलेगा, इस शरीर से कब छुटकारा मिलेगा, बता दो माँ, है ना। बहुत रिक्वेस्ट कर रही है अब, क्या बस अब हो गया मुझे, अब इस जीवन ऐसा लाइफ मुझे और नहीं चाहिए। ये इसका चारों अब ये माँ किसे कह रही है? धरती चंदा माँ, जो सरिता तट बताया ना, धरती माँ। ओके, हाँ, नदी के ओके, तट की माटी बताई है, तो नदी के ठीक है, तट, ठीक है। हाँ, ओके, धरती माँ ओके, से बोल रही है, थैंक यू। ठीक है। तो ये कवि की कल्पना है, ठीक है। तो वो माटी के अंदर जैसे घुस गया हो कवि, है ना, और घुसने के बाद वो इस तरह की व्यथा माटी में होती होगी, ऐसा महसूस कर रहा है, और पूछ रहा है माँ, अपनी माटी की वेदना को प्रकट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, है ना। सबको होता है ना कि भाई अब ये कभी चेंज होगा कि नहीं, या ऐसे ही चलता रहेगा। अनगिनत अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। अवनत मतलब, हाँ, मतलब कि झुकेगा, अवनत होगा या नहीं, मतलब कि विनय आएगी कि नहीं। अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं, कभी इसमें गुण आएंगे भी कि नहीं, है ना। जीवन उन्नति पे कब आता है, जब वो अपने गुणों को बढ़ा पाए, है ना। तो ऐसे ही वो पूछ रही है माँ से, कुछ उपाय करो माँ, खुद अपाय हरो माँ, है ना। तो कभी कभी ऐसे भजन भी बनते हैं ना, जब कुछ और चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है, तो ऐसा लगता है कि कोई आकर बस हमारा वो दुख दूर कर दे। ऐसी व्यथा कुछ माटी की भी है, वो क्या कह रही है कि माँ तुम ही कुछ उपाय कर दो, मेरे इस दुख को, अपाय मतलब दुख, खुद अपाय हरो माँ, है ना, मेरे इस दुख को दूर करो। और सुनो, विलंब मत करो, पद दो, पथ दो, पाथे भी दो माँ, ठीक है। और क्या साथ में रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे को उपाय तो बताओ, और अब ये नहीं कह रही है कि तुम ही सब कुछ कर दो, ठीक है। वो क्या कह रही है, देर मत करो, किस चीज के लिए, पद दो, मैं तो पद, मेरे पास तो पैर है नहीं, तो मुझे चरण दो, पथ दो, रास्ता भी बताओ, और पाथे भी दो माँ, कि तुम्हें नहीं चलाना है मुझे, चल तो मैं लूंगी, लेकिन किसके सहारे, ठीक है। तो वो मुझे सपोर्ट, वो नॉलेज भी दो जिसके सहारे मैं चल पाऊं उस मार्ग पर। तो वह रिक्वेस्ट तो कर रही है, लेकिन
ऐसी रिक्वेस्ट नहीं कि बस मुझे उठाकर अच्छा कर दो। उसको पता है कि वो अच्छा नहीं है उसका जीवन, तो उसमें वो खुद कारण है ना। उसने कहा ना कि मैं पतिता हूँ, राइट, कि मैं खुद मेरी खुद का भाग्य रेखा विपरीत है, तो इस चीज को वो एक्सेप्ट कर रही है। तो उसको ये नहीं कह रही हो मेरा भाग्य अच्छा कर दो, ठीक है ना, सिर्फ मुझे बता दो कैसे करना है। अब वो गाइडेंस मांग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है कि हम कभी भी अगर भगवान से कुछ मांगे भी तो भगवान मेरे दुख दूर कर दे, ऐसा नहीं। दुख आया है तो हमारे अपने कर्म के उदय से आया है, ठीक है। हम उनसे ये नहीं कहें कि हमारे दुख दूर कर दो, हमें दुख को सहने की शक्ति दो, ठीक है ना, हम इस दुख को सह सकें, या हम इतने अच्छे में से भगवान के गुणों में लीन हो जाएं कि वो दुख पता ही ना चले, ठीक है ना। तो इस तरह का हमें प्रार्थना जब भी करें, इंटेंशन हमारी ये ना हो कि भाई कोई आए और हमारे सारे दुखों को एकदम बस गायब कर दे, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। अपन ने करे हैं गलतियां तो दुख उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं तो दुख को सहना भी आना चाहिए। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। सबको समझ में आ रहा होगा कि इतना कह के अब माटी चुप हो गई, ठीक। और मतलब इसमें ये बोल रहा है कि अपने मेरे गुणों को ऊपर उठा के मेरे दुखों को दूर करने का उपाय बताओ भगवान, यही? हाँ हाँ, कि मेरे अंदर कभी गुण प्रकट होंगे कि नहीं। ओके। हम सबको भी मालूम है ना, हमारे अंदर भी अनगिनत गुण है आत्मा हाँ। के अंदर, लेकिन क्या हमारे वो गुण प्रकट है? नहीं। लेकिन हम हम्म, क्वेश्चन ही नहीं करते कि कब होंगे वो गुण प्रकट, ना। ठीक तो है। लेकिन माटी पूछ रही है, ठीक। ओके, और थैंक्स। ये कह के वो शांत हो जाती है, ठीक, चुप हो गई। तो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन हो गया। दोनों अनिमेष, अनिमेष मतलब बिना पलक झुकाए, एक दूसरे को ताकती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही हैं। धरा की दृष्टि माटी में, धरा मतलब धरती, है ना। धरती जो है माटी को देख रही है, और माटी देखना खाली नहीं, आंखों में देख रही है, ठीक है। माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर, एक दोनों जो है एक दूसरे की व्यथा को बहुत गहरे से अंदर समझ लेते हैं, ठीक है। किसी की अगर फेस रीडिंग करनी हो तो सबसे पहले आईज के थ्रू ही जाना जाता है ना। आंखें सच बोलती हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो वो धरा भी जो है वो माटी की आईज को रीड करने की कोशिश कर रही है कि वाकई में अपना अब चेंज चाहती है कि बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, है ना। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से। तो अब माटी बोलेगी, ओ सॉरी, धरती बोलेगी। क्या बोलेगी अपन इसको अगली मीनेश बात में। मतलब क्या बताया था आपने? अनिमेष दोनों? होता है बिना पलक झपकाए। तो ये माटी और धरा अलग चीज हो गई? हाँ, माटी मिट्टी है और धरा ओके। धरती है, ठीक ओके। है। दोनों अलग अलग चीज बताई। माटी ने धरती को, धरा को अपनी माँ कहा है, अच्छा। ठीक है। माटी तो मिट्टी हो गई नहीं, सॉइल, जो धरती के ऊपर सॉइल रहती है वो। अब हो गई, ठीक, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। हम्म, ठीक है। तो अब माटी, धरती क्या कहती है, कैसे उसको संबोधन देती है, वो बहुत सुंदर है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है क्लास के बारे में, कैसा लग रहा है सो फार, और स्पीड ज्यादा तो नहीं है, फीडबैक एनीथिंग? दिस इज आवर बहुत फर्स्ट। बढ़िया है चारू जी, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। ओके, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है। मैं भी किताब लेके आई थी वहां से, लेकिन आप जो समझाते हैं उससे ज्यादा मालूम पड़ता है। ठीक, अच्छी बात थैंक यू, थैंक यू। है। मैंने भी चारों पढ़ने की कोशिश की थी एक बार, जी। मुझे तो कोई वर्ड ही नहीं समझ आए। अब हाँ हाँ तुमने समझाया तो अब एक तो वर्ड वैसे ही हिंदी प्योर जो हाँ 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 तुमने तो कहा से कर ली इसकी वो प्रैक्टिस, हाँ हाँ, लेकिन अब समझ अच्छा लग रहा है बहुत। वेरी नहीं नाइस, तो मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे मजा ही नहीं आया। गुड। हो सकता है मेरे पास मूक माटी का हाँ, हो भी। एक्चुअली सब साथ में पढ़ते हैं ना,
तो उसकी हाँ। बात अलग ही रहती है। तो या फील और फ्री ये यहाँ पर मिट्टी भी का बात नहीं समझ में। चारू, मिट्टी का वही चिलम वाला भी किस्सा आता है ना, मिट्टी वाला, कि हम्म मिट्टी से चिलम कैसे बनी, फिर चिलम उसमें वो चिलम बन गई और मिट्टी उसका बन गई भगवान के अभिषेक के लिए, कलश बन गई। हाँ वही है, ये वही कहानी चलेगी। राइट। थैंक यू सो मच। पर इतने लोग इकट्ठे हो गए कैसे, देख देख के मैं तो हैरान हूँ कि मैंने कैसे देख लिया, नहीं तो आज मेरा तो मिस ही हो जाता। हाँ, आज मेरा भी छूट जाता, मेरे को ऐसी मैंने सॉरी ऐसे ही अबाउट खोल दैट, के देखा। लास्ट मिनट पे बताया मैंने। नहीं आदत नहीं है ना वर्ड से बार-बार देखने की। हाँ चारू जी, मेरा भी छूट गया। आप हाँ पीडीएफ नहीं, भेजेंगे? रिकॉर्डिंग हाँ हो गया तो आई PDF? शेयर द रिकॉर्डिंग। यस। अच्छा, शेयर करें। ओके। चलो थैंक यू चारू। थैंक यू चारू चारू। वो भी भेजना ठीक है, इसकी। जय जिनेन्द्र। जिनमानी स्तुति कर लेते हैं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू चारू। जी जी जी। रावण के ज्ञान से सूर्य लोकर, सोवाणी में सत्य सदा। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को थैंक यू चारू जी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू चारू जी, थैंक यू। नहीं आप अच्छे से समझा रही हैं इसलिए समझ में आ रही है, नहीं तो नहीं समझ सकते हम। गरिमा जी आपको ठीक लगा? रिपीट हो गया आपका तो, है ना? हाँ नहीं, इट वाज गुड चारू जी, थैंक यू एंड ग्लैड कि सारे लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, हाँ जितने लोग कर सके उतना अच्छा है। राइट राइट। सो थैंक यू सो मच। आपका फिर से एफर्ट लग रहा है, बट हाँ अच्छा नहीं, अच्छा रिवीजन हो लगा रहा है हम मुझे। सबका। हाँ ज्यादा आगे नहीं गए थे अपन अभी तो। ठीक है। राइट राइट, एग्जैक्टली। ऑल चलिए, राइट। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू, बाय।